नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। आम चुनाव के बाद 14 वर्षों से सत्ता में काबिज कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की हार हो गई है और लेबर पार्टी वहां पर सत्ता में आई है। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने हैं केयर। तो आज के इस हम वीडियो सेशन में जानेंगे कि लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद लंदन और नई दिल्ली के रिश्तों में क्या क्या नजदीकियां आएंगी या कौन सी वैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी और परिस्थितियां क्या होंगी, उन पर हम आज डिटेल से बात जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि भारत भी संसदीय प्रणाली की सरकार होती है, ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली की सरकार होती है और ब्रिटेन का मॉडल ही भारत में भी अपनाया जाता है। लेकिन दोनों संसदीय सरकारों में किस प्रकार का अंतर होता है, जो भारत की संसदीय सरकार है, जो ब्रिटेन की संसदीय सरकार है, उसमें अंतर को समझते हुए हम जानेंगे कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के लिए आम चुनाव कैसे होता है। क्या वहां पर भी ईवीएम का ही प्रयोग किया जाता है? क्या वहां पर भी वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होता है या मत देने का अधिकार किसको किसको है? आइए हम तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अपनी इस वीडियो सेशन को प्रारंभ करेंगे। वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले हम वीडियो के टाइटल को समझते हैं। तो ऋषि सुनक की हार से भारत को फायदा होगा या नुकसान? ऋषि सुनक जो कंजर्वेटिव पार्टी के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, 14 वर्षों से प्रधानमंत्री रहे, अभी वह जो ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ है, आम चुनाव में वह हार गए हैं और लेबर पार्टी के स्टारमर वहां के निर्वाचित प्रधानमंत्री हुए हैं। आइए वीडियो को प्रारंभ 2024 यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे खबर क्या है। खबर को हमने जाना कि ब्रिटेन में आम चुनाव हुए हैं और लेबर पार्टी सत्ता में आई है 14 वर्षों बाद। 14 वर्षों से कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे और जो ब्रिटेन में है वहां जो राजा का पद होता है वो वंशानुगत होता है। तो खबर को हमने जाना। चर्चा में क्यों है इसको भी जाना, क्योंकि वहां पर सत्ता का ही परिवर्तन हो गया है। कैसे चुना जाता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली क्या है, इसमें अंतर क्या है? हम जानते हैं कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से ही भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। लेकिन दोनों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था होते हुए ही दोनों में अपने अपने कुछ अलग अलग खास वहां के अंतर पाए जाते हैं। इस पर भी हम बात कर लेंगे और साथ ही साथ भारत और नई सरकार के बीच रिश्ते क्या होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। क्या जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का लटका हुआ मामला है क्या वह सुधर पाएगा या नहीं सुधर पाएगा, इस पर भी हम विशेषज्ञों की राय के अनुसार बात करेंगे। कैसे चुना जाता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? तो सबसे पहले जो पार्टियां होती हैं वह अपना नेता चुनती हैं। पार्टियां सबसे पहले अपना नेता चुनती हैं। तो वो जो नेता होते हैं ब्रिटेन में मुख्यतः दो पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक थे और लेबर पार्टी के नेता थे केयर स्टारमर। तो दोनों लोग पूरे देश में सभी जगह जा जाकर अपने लिए मत कहते हैं कि हमें मत दीजिए और जो पार्टी सत्ता में आती है तो जो उस पार्टी के नेता होते हैं उन्हीं को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया जाता है। तो पार्टियां अपना नेता चुनती हैं, वहां पर आम चुनाव होते हैं और उस आम चुनाव में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की मतलब 18 वर्ष की आयु से ऊपर के मतदाता उसमें भाग लेते हैं। वहां पर अभी भी बैलेट बॉक्स का प्रयोग होता है। बैलेट बॉक्स का प्रयोग करके हुए वहां मतदान होता है। भारत में ईवीएम के थ्रू मतदान होता है, लेकिन ब्रिटेन में बैलेट पेपर से मतदान होता है। ब्रिटेन में महज 5 से 7 करोड़ के बीच में वहां पर मतदाता है और अगर भारत की बात देखें तो 97 करोड़ वहां पर मतदाता हैं भारत में। तो ये भी एक कारण रहा होगा कि वहां पर जो बैलेट बॉक्स वाली व्यवस्था है वो है। बहरहाल आगे जानते हैं कि बैलेट बॉक्स से चुनाव होता है और सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता पीएम बनता है और जो पार्टियां जीत कर आती है और जैसे कि पहले ही अपने नेता का चुनाव हो जाता है, हर पार्टियां कर देती है और जो पार्टी जीतती है और जो नेता चुना गया होता है वही ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनता है। भारत में भी लगभग ऐसी ही प्रक्रिया होती है। भारत में पार्टियां अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारती है और जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत लाती है उसी पार्टी के द्वारा अपने चुने गए सदन के नेता, जो बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत प्राप्त पार्टी का नेता होता है, वही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वैसे ही कुछ स्थितियां वहां पर भी ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में भी देखने को मिलती है। पार्टियां अपना नेता चुनती है, वो नेता कैंपेन करते हैं, आम चुनाव होता है, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वहां पे मतदान करते हैं, बैलेट बॉक्स से मतदान होता है
और जो पार्टी जीतती है, जो नेता होता है उस पार्टी का, वही वहां का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है? तो जो भारत का संविधान है, केंद्र और राज्यों दोनों स्तर पर संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, केंद्र और राज्य दोनों जगह संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। वहां पर दोनों स्तरों पर, केंद्र में भी और राज्य में भी। और बात करें कि अनुच्छेद 74 और हमारा अनुच्छेद 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली की बात करता है, और वहीं पर जो हमारा अनुच्छेद 163 और 164 है वह राज्यों में संसदीय प्रणाली की बात करता है। संसदीय सरकार को और क्या कहते हैं? संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार कहते हैं, उत्तरदायी सरकार कहते हैं, और सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी अपनाया जाता है। हम जानते हैं कि भारत में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, वैसे ही ब्रिटेन में होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वह उच्च सदन होता है, और जो निचला सदन होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, और भारत में लोकसभा उसको कहते हैं। तो वही बात हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कर रहा है, उसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। जो इस प्रकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता है, व्यवस्था है, वह भारत के अलावा, ब्रिटेन के अलावा भी जापान, कनाडा में प्रचलित है। अब राज्य का प्रमुख, राज्य से यहाँ पर तात्पर्य किसका है? पूरे देश का है। अगर भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को आप पढ़ रहे हैं और वहां पर राज्य शब्द आए तो राज्य का अर्थ हम पूरे देश से लेते हैं। भारत एक राज्य है, उस परिप्रेक्ष्य में हम उसको बात करेंगे, देखेंगे। तो भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है। गणतांत्रिक व्यवस्था मतलब भारत में जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, प्रमुख होगा, वह निर्वाचित किया जाता है। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। लेकिन ब्रिटेन में राजतंत्रीय व्यवस्था है, भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है, ब्रिटेन में राजतंत्रीय व्यवस्था है। राजतंत्रीय व्यवस्था से आशय जो ब्रिटेन का प्रमुख होगा, राज्य का प्रमुख होगा, वह राजा या रानी होगा और वह वंशानुगत होगा, मतलब उसी वंश के लोग ब्रिटेन के राजा या रानी बनते चले आएंगे। ये मूलभूत अंतर है भारत और ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था में। अब संसद की सर्वोच्चता की बात करेंगे तो ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। संसद के द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट निर्बंधन लगा सकती है। हमें मूल अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन संसद कानून बना के करती है तो हम उस कानून के खिलाफ न्यायालय की शरण ले सकते हैं, और न्यायालय उन जो कानून है अगर उनको पाती है कि यह मूल अधिकारों का हनन करती है तो उनको खारिज कर सकता है और राज्य को आदेश देता है कि वैसे नियमों को वह समाप्त कर दे। लेकिन ब्रिटेन में इसके उलट है। वहां पे ब्रिटेन में क्या है? संसदीय, जो ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जो वहां की संसदीय प्रणाली है वही संप्रभु है, वही सब कुछ है। बात कर लेते हैं अगर और एक अंतर की, तो भारत में भी लिखित संविधान है, वहां पर भी लिखित संविधान है। संघीय प्रणाली न्यायिक समीक्षा एवं मौलिक अधिकारों के कारण इसे सीमित शक्तियां प्राप्त होती है। भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है लिखित संविधान है, संघीय प्रणाली है, न्यायिक समीक्षा एवं मौलिक अधिकारों के कारण इसे सीमित शक्तियां प्राप्त होती है। वहीं ब्रिटेन की अगर संसदीय प्रणाली की बात करें तो वहां पर जो संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, लेकिन भारत में संसद की संप्रभुता नहीं है, अर्थात संसद सर्वोच्च नहीं का प्रमुख होता है। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। भारत में अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री जो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, इसके अलावा भी अगर संसद का कोई सदस्य नहीं है, संसद के दोनों सदनों का अगर कोई सदस्य नहीं है तो 6 महीने के लिए भारत का प्रधानमंत्री उसको निर्वाचित कर दिया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में यह व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। हाउस ऑफ कॉमन्स का जो सदस्य होगा सिर्फ वही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों से किसी का भी सदस्य हो सकता है। मंत्री आमतौर पर ब्रिटेन में केवल संसद सदस्यों को ही बनाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो मंत्री का पद होता है वह राज्यसभा से भी बनाया जाता है और लोकसभा से भी बनाया जाता है, बशर्ते वह लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य हो।
बहरहाल अगर सदस्य नहीं भी है तो और मंत्री बना दिया जाता है, जैसे अभी हमने 18वीं लोकसभा का जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसमें एक व्यक्ति ऐसे थे जो न तो राज्यसभा के सदस्य थे न लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया है, तो 6 महीने के अंदर वो किसी सदन का सदस्य हो जाते हैं। ऐसा प्रचलन है भारत में, ऐसा संवैधानिक विधान है। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए मंत्री बना दिया जाता है। छाया कैबिनेट का एक कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन में, भारत में छाया कैबिनेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। छाया कैबिनेट मतलब जो विपक्षी पार्टी होती है वह क्या करती है, अपने ही लोगों में से, वो तो सरकार में होती नहीं है, मंत्री निर्धारण कर देती है और जो सरकार सत्ता में होती है उसके मंत्रियों के कार्यों का वही मंत्री लेखा जोखा रखता है। एक तरीके से जैसे मान लीजिए कि जैसे विपक्ष है इंडिया गठबंधन भारत में और एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो एनडीए का अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री है उनकी शैडो कैबिनेट को अगर हम देखेंगे तो वह राहुल गांधी के रूप में देख सकते हैं। अगर गृह मंत्री के रूप में देखेंगे तो भारत में जो विपक्ष के जो बड़े नेता है वो गृह मंत्री के रूप में काम कर सकते हैं। वही उसी को शैडो कैबिनेट कहा जाता है, एक साधारण भाषा में समझने के लिए। ब्रिटेन में शैडो जो कैबिनेट है वह पाया जाता है। यह ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की एक अद्वितीय संस्था है जिसका गठन विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ कैबिनेट को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्री स्तरीय कार्यालय के लिए तैयार करने हेतु किया जाता है। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट बनता है। शैडो कैबिनेट मतलब जो पार्टी विपक्ष में रहती है वह अगर अगली बार यह मानकर चलती है कि अगली बार हम सत्ता में आएंगे तो हमारे जो लोग हैं जो अभी विपक्ष में बैठे हैं वह अमुक या प्रधानमंत्री बनेंगे या गृह मंत्री बनेंगे या रक्षा मंत्री बनेंगे, और उसी के अनुसार वह कार्यों को करते हैं। और जो सरकार होती है, सरकार में जो मंत्री होते हैं उन पर नकेल कसने का काम करते हैं। और दूसरा पक्ष ये भी देखा जाता है कि वह एक अपने आप को कार्यकाल के रूप में तैयार करते हैं कि अगर हम पुनः सत्ता में वापसी हमारी होती है विपक्ष के बाद तो हमारे ये लोग ये पदभार संभालेंगे और देश को एक नई ऊंचाई देंगे। भारत और नई सरकार, भारत और नई सरकार मतलब भारत में जो सरकार है और जो ब्रिटेन की नई सरकार बनी है लेबर पार्टी की सरकार, केयर स्टारमर वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके बीच रिश्ते कैसे रहेंगे। तो लेबर पार्टी ने 2019 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें घोषणा की गई थी कि कश्मीर में मानवीय संकट पैदा हो गया है, कश्मीर को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेबर पार्टी के ही एक नेता थे जिन्होंने यह विवादित बयान दिया था, तो यह समझा जाने लगा कि भारत का जो लेबर पार्टी की सरकार आती है तो भारत और इंग्लैंड के रिश्ते जो होते हैं वह भारत और ब्रिटेन के जो रिश्ते होते हैं, क्षमा चाहेंगे, भारत और ब्रिटेन के जो रिश्ते होते हैं, लंदन के नई दिल्ली और लंदन के जो रिश्ते होते हैं वह बहुत समीप आ जाते हैं। लेकिन 2019 में वहां पर लेबर पार्टी के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था और वहां के एक नेता थे लेबर पार्टी के, उन्होंने विवादित बयान दिया था। लेकिन बहरहाल उस विवादित बयान को लेबर पार्टी के नेता जो इस समय केयर स्टारमर हैं, जो प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं ब्रिटेन के, उन्होंने इसका खंडन किया था और सफाई दी थी कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है। कश्मीर पर निर्णय केवल कश्मीर ही नहीं कर सकता है, आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। जो कश्मीर का मुद्दा है वह भारत पाकिस्तान के आपसी सहमति का मुद्दा है। और केयर स्टारमर ने वादा किया कि वो भारत के साथ अपने विदेशी जो रिश्ते हैं उसको सुधारेंगे। केयर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निर्वाचित हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर भारत और लंदन के रिश्ते निश्चित तौर पर सुधरेंगे। लेबर पार्टी की सरकार भारत के साथ रिश्ते सुधारने को अपने एजेंडे का हिस्सा बनाती है। केयर स्टारमर के लिए भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। 2 वर्षों से जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वह फंसा हुआ है। तो जो केयर स्टारमर आए हैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इस पर दस्तखत करना उनके लिए प्रमुख प्राथमिकता होगी। वहीं ब्रिटेन में रह रहे 6.85 लाख प्रवासियों में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोगों की संख्या है, इस पर भी बात की जाएगी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के लगभग 15 लाख लोग रहते हैं। वर्ष 2022 में औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता की वार्ता शुरू हुई थी। अंतरिम मुक्त व्यापार क्षेत्र पर विचार किया गया था, जो इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो टैरिफ लगता है वह कम हो जाएगा।
व्यापार वार्ता में कृषि और डेयरी क्षेत्र को भारत के लिए संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। संवेदनशील क्षेत्र। वर्ष 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है कि 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार है वो दोगुना हो जाएगा। मतलब 1 रुपए का व्यापार है 2024 में, तो 2030 तक वह 2 रुपए का व्यापार हो जाएगा। भारत जीवन रक्षक जेनेरिक दवाओं के उत्पादन पर कोई समझौता नहीं है और आईटी सेक्टर ब्रिटेन आकर बसने वाले भारतीय कामगारों को वर्क परमिट की भी बात चल रही है। वहीं लेबर पार्टी का घोषित लक्ष्य यह है कि वे वैध प्रवासियों की संख्या को कम करेगी। वहीं लेबर पार्टी का अपना उद्देश्य है, वह घोषित प्रस्ताव रखा है कि भारत ब्रिटेन में रह रहे वैध प्रवासियों की संख्या को कम करेगी। यह भारत के लिए चिंता का विषय होगा। क्यों? क्योंकि भारत में 15 लाख लोग प्रवासी के रूप में रहते हैं। ब्रिटेन में भारत के 15 लाख लोग लगभग रहते हैं प्रवासी के रूप में। तो जो 2 प्रकार के प्रवासी होते हैं, एक वैध प्रवासी और एक अवैध प्रवासी। तो वैध प्रवासियों को कम करने की बात लेबर पार्टी के प्रस्तावित उद्देश्य है और अवैध प्रवासियों का तो प्रवेश निषेधन पर भी बात की गई है। और अवैध प्रवासियों को ब्रिटेन में दाखिल होने से सरकार यह रोकेगी। बहुत से वैध भारतीय प्रवासी आईटी सेक्टर में काम करने वाले पेशेवर हैं और कुछ अवैध प्रवासी भी ब्रिटेन में रह रहे हैं। अब देखना यह है कि केयर स्टारमर जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, वह क्या अपनी नीतियों के साथ भारत को जोड़कर 2030 तक जो भारत और ब्रिटेन के बीच अपने व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, उसको हासिल करने में कितनी अपनी उपयोगिता को दिखाते हैं। भारत के रिश्ते ब्रिटेन के साथ कैसे होंगे, यह आने वाला भविष्य बताएगा। बहरहाल अगर हम पीछे दशकों की बात करें, भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की बात करें, तो जब लेबर पार्टी की सरकार रही है, भारत और ब्रिटेन के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हैं। आगे की राह क्या होगी, इस पर भी हम बात करते रहेंगे। ये जो हमारा वीडियो सेशन है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः नई कक्षाओं के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।